हेलो स्टूडेंट्स, तो आज डिस्कस करेंगे अबाउट करियर आफ्टर द यूजीसी नेट। तो यूजीसी नेट के बाद का आपका क्या करियर है। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूजीसी नेट होता क्या है। यूजीसी क्या है? ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाता है। किसके लिए? ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी या मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या करना है? आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, तो जनरली यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो साल में जो है 2 बार होता है, एक बार जून में होता है, एक दिसंबर में होता है। ठीक है, तो ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ना कि ये इससे आप पूरी तरह आपको श्योरिटी मिल जाती है कि आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन मिलेगी। ओके, तो दोस्तों स्टूडेंट्स, तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जॉब की कोई भी गारंटी नहीं है। और दूसरा, अभी सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट जो यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रहे हैं उनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो और दूसरा, आप सेट होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि उस स्टेट में ही एप्लीकेबल होता है, तो उस वो भी कंडक्ट करवाया जाता है। तो उससे भी एक्स्ट्रा एप्लीकेंट आते हैं, कैंडिडेट होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं, वो भी एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है, तो अब मेन मुद्दे पे आके बात करते हैं कि इसमें हम क्वालिफाई होने के बाद क्या हमें जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ इसका आंसर मैं यही कहूँगा कि बड़ी कम नेग्लिजिबल या पॉसिबिलिटी है इसकी। तो मैं एक हल्का सा एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कि जनरली क्या होता है कि जैसे अगर ये 40 वैकेंसीज आप कहीं पे भी देख लो किसी पोजीशन के लिए, जैसे इकोनॉमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पॉलिटिकल या कहीं पे भी हो, तो जनरली आप देखोगे 2000 के आसपास एप्लीकेशन आ जाती है। तो ये सारे जो है इधर ये पीएचडी होते हैं, नेट होते हैं, या नेट पीएचडी दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये 40 वैकेंसीज हैं और 2000 एप्लीकेंट। तो इसका है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, जैसे दूसरे एग्ज़ाम होता है, सीए का एग्ज़ाम हो गया या दूसरे एग्ज़ाम हो गया, सीएस हो गया, तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो क्वालिफाई करते हैं वो काफ़ी कम है। इसलिए हर जो क्वालिफाई करता है उसको नौकरी के काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं है। तो जनरली जो असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट होती है वो दो तरह से होती है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है। तो एक तो या फिर करेगी आपका यूनिवर्सिटी है वो एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन आपका यूनिवर्सिटी जो है एप्लीकेशन इनवाइट करेगा। तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी जो भी वैकेंसीज होती है उसकी एप्लीकेशन इनवाइट करवाएगी। और जनरली यूनिवर्सिटी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा है या दूसरी यूनिवर्सिटी हो रहा है। इवन अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट हो रहे हैं वो भी इंटरव्यू के थ्रू ही हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 10 वैकेंसीज़ है तो आप देखेंगे यहाँ 800 एप्लीकेशन आ जाती है दिल्ली में। ठीक है, तो मुश्किल से हो सकता है कि आप ये एपीआई के थ्रू एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाते हैं, उसके थ्रू ये कुछ 200 और 200 300 कैंडिडेट्स को 300 कैंडिडेट्स को ये इंटरव्यू के बुलाते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना एप्लीकेशन कितनी आई है, 800 आई है। 200 to 300 जो है कैंडिडेट को ये बुलाते हैं, किसके लिए? इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। और वैकेंसीज कितनी है? 10 है। ठीक है, तो इंटायरली 100% वेटेज इसमें किसका है? इंटरव्यू का ही है। ठीक है, तो आप स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया में किस तरह का ऑनेस्टी है। ठीक है, करप्शन लेवल भी आपको पता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस हो जाते हैं कि आपको यहाँ बिना किसी रिकमेंडेशन के आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, काफ़ी कम चांसेस हो जाते हैं, चाहे आपने जेआरएफ भी क्यों नहीं क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो ये तो आपका काफ़ी ज़्यादा कम पॉसिबिलिटी हो गई। और दूसरा हो जाता है कि जो है कमीशन के थ्रू। ठीक है, कमीशन हो जाएगा। जैसे इस कमीशन में बात करूँ मैं, जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आ गया, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन आ गया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये भी आप 2 या 3 सालों में, कई बार ये 4 साल भी हो जाते हैं, तब ये एडवर्टीज़मेंट रिलीज करते हैं। वो एडवर्टीज़मेंट के बाद एप्लीकेशन मंगाई जाती है, फिर ये एक रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, रिटर्न करवाया जाता है और प्लस उसके बाद इंटरव्यू होता है। आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है इसमें। जैसे हरियाणा में अभी एक सर्कुलर या पैटर्न आया था जिसमें कि 87.5% वेटेज आपका रिटर्न का होगा और 12.5% वेटेज आपका इंटरव्यू में होगा। तो यहाँ पे देखो, इंटरव्यू में कितना भी वो बायस हो जाए, तो आपका अगर रिटर्न में अच्छा स्कोर है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। उसी तरह राजस्थान में भी हो सकता है 10% के आसपास वहाँ इंटरव्यू वेटेज होगा। तो वहाँ पे भी, पर वहाँ पे है कि एक राजस्थान का जीके आता है वो 50 मार्क्स का होता है, तो ये बाहर वालों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको क्रैक करना। ठीक है, तो ये देखो कि कुछ स्टेट में जो है ये काफ़ी ज़्यादा
ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहाँ काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। पर यहाँ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम होती है और काफ़ी टाइम बाद आती है, 2 साल 3 साल बाद। इसी तरह कुछ स्टेट है जैसे हिमाचल प्रदेश है, तो वहाँ क्या करते हैं, वो रिटर्न एग्ज़ाम करवाएंगे, आपका रिटर्न करवाएंगे और उसके बाद इंटरव्यू करवाएंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या है, 100% वेटेज इंटरव्यू का ही है, तो भाई रिटर्न ही क्यों करवा रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सिस्टम तो मुझे पूरा ही ये झोल ही लगता है ये, ठीक है, क्योंकि रिटर्न के मार्क्स ही ऐड नहीं करते और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर इंटरव्यू में जाके आप फेस करोगे, वहाँ क्या सिस्टम होता है वो आप अपने आप ही समझ सकते हैं कि कितना हमारा सिस्टम ये करप्शन फ्री है। ओके, तो यहाँ पे देख लिया कि फिर भी आप नेट क्वालिफाई करने के बाद यहाँ चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अगर आपने नेट के साथ जेआरएफ किया है और उसके बाद आप जेआरएफ किया है, ठीक है, उसके बाद आप पीएचडी के लिए जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप या स्टाइफंड भी मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद पीएचडी करने के बाद आपके चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आपने पीएचडी अच्छी जगह से किया है, पीएचडी एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से किया है, आपके रिसर्च पेपर पब्लिश हो रखे हैं, तो प्राइवेट में आपको प्रेफरेंसेस मिलेगी, ठीक है। और दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, तो आप वहाँ पे भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम आपने देख लिया। तो कुल मिला के ऐसा है कि अभी भी नेट क्वालिफाई करने के बाद जो सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अभी सुधरा नहीं है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये सिस्टम हो जाए। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतनी सारी वैकेंसीज निकल रही है, पर आप हेल्पलेस है, आप कुछ नहीं कर सकते। कितने हेड ऑफ जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे उनको निकाला गया, ठीक है। अगर वहाँ पे भी एक रिटर्न एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू का वेटेज होता है, ठीक है, तो हो सकता है कि वहाँ पे जो अच्छे बच्चे हैं वो वहाँ पे उनका सिलेक्शन होता है। और आगे आप देखो कि यही रीज़न है कि इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एंट्री करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसी वजह से काफ़ी बच्चे जो बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरा एसएससी दे रहे हैं, यूपीएससी में जा रहे हैं, ठीक है। तो यही रीज़न है कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा हमारा यूथ जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इतना इंक्लाइन नहीं रहता है, ठीक है। अब दूसरा आ गया कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपने एक बीएड का डिग्री भी लिया हुआ है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बीएड से क्या आप 11th-12th के लेक्चरर आराम से बन सकते हैं, ठीक है। आप लेक्चरर बन सकते हैं। और लेक्चरर कहाँ बन सकते हैं, आप केवी में बन सकते हैं, नवोदय विद्यालय में बन सकते हैं। दूसरा आप स्टेट्स में भी होते हैं ये एग्ज़ाम, ठीक है, दिल्ली में भी एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑलमोस्ट पहले होता था इंटरव्यू का कम वेटेज होता था, अब काफ़ी जगह ऐसा है कि इंटरव्यू जो है 0% इसका वेटेज हो गया। तो आपका प्योरली जो सिलेक्शन होगा आपके रिटर्न के बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे अगर आपने अच्छी मेहनत की है, डेडिकेशन के साथ आपने स्टडी की है, तो यहाँ पे 100% आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने बीएड किया हुआ है और साथ में आपने नेट भी किया हुआ है, बीएड प्लस आपने नेट का एग्ज़ाम भी क्लियर किया हुआ है, तो इससे क्या होगा कि आप दोनों जगह आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अगर स्कूल में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद भी आप नेट का या कमीशन का एग्ज़ाम दे के आप वहाँ पे भी स्विच कर सकते हैं। अगर आपका नेट होने के बाद कॉलेजेज में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आप बीएड में भी, बीएड आपके पास है तो आप एग्ज़ाम दे के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या स्टेट स्कूल्स हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया है कि किस तरह से नेट करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। आप यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ना कि अब 6% बच्चा क्वालिफाई करता है नेट, जितना भी, जैसे अगर 5 लाख बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है तो ये मान के चलो कि 30,000 क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब 6% दूसरी बार करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक साल में 2 बार होता है, तो 30,000 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया। आप ये देखो कि 60,000 बच्चा क्वालिफाई कर रहा है। यार पूरे देश में आप देखें तो 1,000 भी वैकेंसीज नहीं होती, तो ये 60,000 कहाँ जाएगा। वही हो गया ना कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उतनी ज़्यादा इस एग्ज़ाम की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम की जो वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, इसका मेन रीज़न यही है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और इससे मैं जितने भी बच्चों को जानता हूँ, स्टूडेंट को जानता हूँ, अपने जैसे 8 to 10 मैं ऐसे को जानता हूँ जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया, पर उसके बाद उन्होंने देखा भाई सिस्टम में काफ़ी गड़बड़ी है, तो फिर कुछ बैंकिंग सेक्टर में चले गए, कुछ सिविल सर्विसेज में चले गए, कुछ एसएससी में चले गए, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया, तो इसी रीज़न से है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि अगर आप साइंस सब्जेक्ट से आप नेट करते हैं, नेट जेआरएफ करते हैं, उसके बाद आप
पीएचडी कर लेते हैं तो आपका बाहर की कंट्री में जाने के काफ़ी हाई चांसेस हो जाते हैं। आप पोस्ट डॉक करने चले जाओ, रिसर्च करने चले जाओ, ठीक है। तो दूसरे नॉन साइंस वाले सब्जेक्ट में वो कम अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो काफ़ी ज़्यादा मैं ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से उन्होंने जनरली स्टेट से पढ़ाई करके जेआरएफ पीएचडी करने के बाद वो सीधा अमेरिका चले गए, फ्रांस चले गए, जर्मनी चले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने इवन वो कुछ तो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन में भी उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो साइंस में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं। ओके दोस्तों, आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है, कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।